अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड फॉर कमिंग हेयर। थैंक यू सो मच। हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेशन है। 2 दिन की हमारी फ्री क्लासेस हैं और आज की जो क्लासेस हैं वो सर अहमद की हैं और सर जीशान की हैं। सर अहमद वुड गाइड यू अबाउट जो आपका वन पेपर है। अलोंग विद दैट ही विल बी टीचिंग यू थोड़ा सा लेक्चर, फॉलोड बाय सर जीशान का लेक्चर, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ही स्टूड थर्ड पोजीशन इन असिस्टेंट रजिस्ट्रार। उसके अलावा जो है वो अभी करंटली ही इज इन PMS 11 सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर। और कल का जो है आपका लेक्चर मेरे साथ होगा फिर, जिसमें मैं आपसे उर्दू इंग्लिश ऐसे और मोर ओवर जो है करंट अफेयर की जो आपकी जनरल नॉलेज है, सॉरी, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। हमारा ये सेशन जो है वो स्पेसिफिकली जो है आज से 2 से 4 मिनट लेके मैं जो है वो इंटरेक्ट करूंगा। उसके बाद सर अहमद इकबाल वुड ज्वाइन हेयर। हमारा ये जो सेशन है इसके अंदर हमने चारों सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। ऑल द 4 सब्जेक्ट्स वुड बी कवर्ड हेयर, जिसमें जो है स्पेशली मैं अगर आपको बताऊं तो जो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो लॉ है और कोऑपरेटिव टुडे है, वो आपको जो है वो सर जिशान पढ़ाएंगे। डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे उसके। उसके अलावा जो जनरल नॉलेज है वो मैं, सर अहमद और सर कमर पढ़ाएंगे आपको। और इंग्लिश ऐसे मैं पढ़ाऊंगा और उर्दू ऐसे भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो मोर और लेस जो है इट वुड बी कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर होल सेशन। इसमें फ़ायदा क्या होगा ज्वाइन करने का, कि विल मेक श्योर कि देखिए मैंने खुद जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है, आई हैव क्वालिफाइड द रिटन पार्ट। अनफॉर्चुनेटली एलोकेशन मेरी नहीं हुई थी। तो वो ये है कि उसके अंदर आर्ट होती है, उर्दू के पेपर को लोग इजी लेते हैं। अब स्कोर 77 इन उर्दू, हमें एक बड़ा पैटर्न और बड़ा पेट किस्म का जो है ना स्कोर लेकर आना है। और उसके लिए हमें सारे टारगेट करने हैं। हमने लॉ जो है उसमें एटलीस्ट 80 को टच करना है हमने। जन नॉलेज कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो चलो 70 तक। सिमिलरली PMS का जो ये हमारा लेटली अगर आप देखें तो आपको ये समझ आएगी कि लेटली जो है PMS का जो ऐसे का पैटर्न है, इस पे सारे वन पेपर के डिस्क्रिप्टिव भी शिफ्ट हो गए हैं। यानी कि आप प्रेसी और कंपोजिशन का जो पेपर हुआ करता था, अब सिर्फ प्रेसी का पेपर होगा। कंपोजिशन निकाल दी गई है उसमें से, सॉरी, सिर्फ ऐसे का पेपर होगा। यानी कि 100 नंबर का एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न दैट यू हैव डन इन योर PMS प्रिपरेशंस। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सब असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है इट्स मोर लाइक अ मिनी PMS। तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, इवन इफ यू आर और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसके अट्रैक्शन बहुत हैं। जॉब इन इटसेल्फ जो है बड़े रेगुलेटेड टाइम्स हैं। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में बहुत अच्छी हैं। आपको नियर अबाउट 4 लाख के, सॉरी, 1,40,000 के करीब जो है वो आपको 4 लाख निकल गया, सबसे ज्यादा पक्के ना हो जाना। 1,40,50,000 के करीब आपको नेट टेक होम है। और देखें जी, डिपेंड करता है बाकी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं। हमेशा स्टेशन के ऊपर गाड़ी होती है और स्टेशन के ऊपर ही घर होता है। ये डिपेंड करता है कि आप अच्छे स्टेशन पे पोस्टेड हैं या नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा से जो है इस चीज़ का बड़ा फैन रहा हूँ कि देर देर आर टू सब जो पोस्ट हैं जो बड़ी फिट पोस्ट हैं। एक तो लेक्चरार अगर आपका हो जाए तो बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है टाइम की, और दूसरा ये वाली पोस्ट। हमारा ये जो सेशन है जी, 3 डेज अ वीक क्लासेस हुआ करेंगी हमारी। 2 डेज 2 क्लासेस अ डे होंगी हमारी। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे का सेशन होगा। और ये हमारा सेशन चलेगा जी 3 मंथ्स तक। हम पहले प्रायोरिटाइज करेंगे कि आपका जो स्क्रीनिंग ऑब्वियसली इसका भी होगा, वो पहले कर दें। मीनवाइल हम आपको एंगेज रखेंगे टिल योर एग्जाम डे। वो हमारी आपसे कमिटमेंट है। और इसके अंदर जो ऐसे है उसकी एवेलुएशन होगी। 2 पेपर आपके वो हैं जो कि MC क्यूज बेस्ड हैं। तो MCQs क्या सच आपको जो है वैल्यूएशन तो नहीं होगी, लेकिन हम आपको टेस्ट जरूर देंगे, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के भी, कोऑपरेटिव टुडे के भी, मतलब यू वुड सी अ क्लियर डिफरेंस। ये 2 दिन की क्लासेस रखने का आपको पता है मकसद भी ये था कि आप लोग खुद एक दफा फर्स्ट हैंड हमें हमें असेस करें, हमारी फैकल्टी को टेस्ट करें। कि आपको अगर लगता है कि हाँ दे आर वर्थ इट, तो यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज इन्फॉर्म चॉइस है, आप बेशक खुद घर बैठ के तैयारी कर लो। मैं तो हमेशा इस चीज़ के फेवर में रहा हूँ कि घर बैठ के भी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है, उसमें भी कोई नुकसान या कोई मजायका नहीं है। तो ये हमारा 3 मंथ्स का सेशन होगा। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि टाइम कभी भी बाउंड नहीं होता इसका। टाइम हमेशा डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैंडिडेट सेटिस्फेक्शन। अगर कैंडिडेट्स जो हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं 3 महीने में सेशन खत्म करके क्या ही अचार डाल लेना मैंने। सो आर फोकस, आर मेन फोकस वुड ऑलवेज बी दिस वन, के कैंडिडेट सेटिस्फेक्शन शुड बी एट प्लेस, राइट। तो हमारा ये जो है जी 3 महीने का सेशन होगा। 3 डेज अ वीक क्लास मंडे ट्यूसडे वेनेसडे होगी। और जो है मुबशर वो इंगेज्ड होगा
होगा इसी के अंदर, आप को ओवरलैप नहीं हम होने देंगे। देखें, आपको जो वन पेपर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, वन पेपर के अंदर 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने हैं। यहाँ पे आपको जो है वो हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। कंप्यूटर लिटरेसी है, इंग्लिश है, इसके अंदर आपका जनरल नॉलेज है, और साथ में इस्लामियात है। इसमें बाकी सब्जेक्ट्स नहीं है। पहले लोग मुझसे बड़ा डिसएग्री करते थे। अभी लेटली अगर आप देखें तो आपको पास जो है वो टेस्ट हुआ है मिनिस्टेरियल का, उसके अंदर भी देखें तो 80-85 वही थे आपके एमसीक्यूज जो कि आपके सिलेबस के अंदर उसने दिए हुए थे, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स। हाँ, 2-3 ऊपर से दे दे, लेकिन उन 2-3 के पीछे इफ यू गोइंग टू स्टडी द होल सब्जेक्ट, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? तो पीपीएससी ऐसा ऐसा स्ट्रिक्ट कर रही है टुवर्ड्स व्हाट इज बेसिकली डिजाइंड एंड व्हाट इज लिमिटेड टू द कोर, राइट? हमारा इसके अंदर अगेन मैं आपको बताता हूँ कि हमने एमसीक्यूज पार्ट को उतना स्ट्रांग करना है। हमने फॉर द सेक ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो कहते हैं जी एमसीक्यूज ही है ना, कौन सा एमसीक्यूज डिसाइड करेंगे, ये तो स्क्रीनिंग है। वही स्क्रीनिंग के भी तो नंबर होते हैं, वो भी तो ऐड होंगे इवेंचुअली फुल फ्लैज उसके अंदर। हमने एटलीस्ट अपने रिटर्न के अंदर जो है 400 नंबर में से टारगेट करना है बच्चों के, हम लोग 240 से लेके 270 के बीच में फॉल करें, डिपेंडिंग अपॉन के पेपर्स कैसे आते हैं। उसके बाद फिर हमारा साइकोलॉजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। सो आई वुड रियली वांट कि इतनी बड़ी सीट्स पहले तो कभी इसकी आई नहीं है, 29 के करीब, 29+1, इतनी ज़्यादा सीट्स कभी नहीं इसकी आई, नंबर वन। नंबर टू, इतनी सीट्स का जो है वो इतना अच्छा इन्वायरमेंट भी कभी नहीं मिलता आपको। इन्वायरमेंट क्यों? क्योंकि बैक टू बैक आप देखें तो एडी एल डी, एडी टीपा, और अभी मिनिस्टेरियल हुआ, अभी पीएमएस का सेकंड फेज आ जाना है, सॉरी स्क्रीनिंग का, तहसीलदार का। तो आपके लिए इन्वायरमेंट भी बड़ा सूटेबल है कि ऊपर नीचे आप एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ फेवर करेगी हमें, ठीक है? तो मेरे बच्चों, हम लोग बेसिकली इसको कोशिश करेंगे कि कोऑपरेटिव्स टुडे, कोऑपरेटिव्स की हिस्ट्री प्रॉपर आपको डिटेल में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ाई जाए, और उन्हीं में से एमसीक्यूज निकाले जाएं। ऐसा नहीं हम करेंगे जो मोस्ट ऑफ द जगहों पे होता है कि वो आपको एमसीक्यूज रीड आउट करवाना शुरू कर देते हैं। वी वुड नेवर डू दिस। हम कभी भी आपको एमसीक्यूज रीड आउट करवाना शुरू नहीं करेंगे। हम लोग आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाएंगे स्टोरी की फॉर्म में, ताकि एमसीक्यूज वैसे ही आपको जो है वो याद हो जाएंगे। हमारा कोशिश ये होगी कि हमने हिस्ट्री जो है उसको एक सिस्टमैटिक एंगल के साथ पढ़ना है, ठीक है? जब हम उसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसको जो है ना वो रीच आउट कर लेंगे, जो हमारा जो है वो डिजायर्ड होगा। तो हमने एक तो एमसीक्यूज को कॉपी पेस्ट नहीं मारना, एमसीक्यूज को क्रैम नहीं करना, हमने हिस्ट्री को पूरा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में लेकर जाके पढ़ना है। तो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट और कोऑपरेटिव टुडे आपको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ स्टोरी की फॉर्म में आपको सर जिशान पढ़ाएंगे। सर जिशान का ना सिर्फ एक्सपीरियंस है इसके अंदर, बल्कि ही हिमसेल्फ हैड बीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर 1.5 ईयर, राइट? तो ट्रेनिंग के भी टॉपर थे, तो लॉज आपके सिक्योर्ड एंड दैट आई गारंटी यू, ठीक है? नंबर टू के ऊपर ऐसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, और आपको पता है 100 नंबर का सिर्फ ऐसे होगा, प्रेसी वाला कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। और ऐसे अगर आप मुझसे पहले पढ़ भी चुके हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आपको कोई भी जो जिसने मुझसे पढ़ा है, आप उससे जरूर एक दफा क्रॉस चेक करिएगा, सर अदनान ऐसे कैसा पढ़ाते हैं। आई कैन गारंटी यू कि हमारा वो 100 मार्क्स में से, और पीएमएस में ये ऑप्शन है, मैं आपको बताऊं, मेरे बैचमेट्स हैव स्कोर्ड 84-82 इन ऐसे। पीएमएस में कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो आप कहें कि 80 नहीं दे सकता। आपको उर्दू भी 80 देता है, ये भी। पीएमएस का मतलब है पीपीएससी। तो पीपीएससी में पहले तो पीएमएस में ये दो एग्जाम्स हुआ करते थे, अब ये जो है हमारे ट्रांसलेट होकर जो है वो दूसरे एग्जाम्स में भी आना शुरू हो गए हैं। हमारा टारगेट इंशाल्लाह 80-80 होगा, दोनों में सिक्योर करना है, दैट वुड बी वेरी इजी। उर्दू के अंदर हमें शार की तशरीह होगी, तो हमें मजमून हो गया, तो हमें गलत सही जुमले हो गए, तो हमें मुहावरात का इस्तेमाल हो गया, ट्रांसलेशन होगी। वी वुड ट्रूली मास्टर इट, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इट, राइट? सो उर्दू और अंग्रेजी ऐसे आपके मेरे ज़िम्मे होंगे। जनरल नॉलेज में आपका जो जनरल नॉलेज है और इस्लामियात है, सॉरी पाकिस्तान अफेयर्स हैं, वो मेरे ज़िम्मे होंगे। बाकी सर जो है वो आपको प्रेसी के अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं, प्रेसी के पेपर के अंदर सर अहमद पढ़ाएंगे। वो ईडियम्स वगैरह, गलत सही जुमले हो गए, या फिर ट्रांसलेशन की टेक्निक्स होंगी। फिर सर अहमद आपको इंग्लिश का जो है वो एमसीक्यूज पढ़ाएंगे वन पेपर के लिए भी। फिर सर अहमद आपको जो है वो इस्लामियात भी पढ़ाएंगे। और इस तरह करके दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से टू यू। अभी हमारा फॉर्मल सेशन जो है वो स्टार्ट अभी होगा। सर अहमद फर्स्ट क्लास लेंगे, फॉलोड बाय सर जीशान, और कल फिर मैं आपके साथ
क्लासेस लूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप आपको एक डेमो दे सकें, सो दैट कि आपको उसके अंदर जो है वो समझ आ सके। जी जी, कंपोजिशन पार्ट ऑलमोस्ट पीपीएससी ने खत्म कर दिया है इन एवरी अदर सब्जेक्ट। तो इसी में भी ये होगा। आप देखो, सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो कॉरिजेंडम के अंदर अमेंडमेंट करके जो इशू किया गया है, जो आपका आया है आपके पास वन, ये जो तहसीलदार का सेकंड फेज है, जिसमें उसको एक सब्जेक्ट के अंदर सिमिलर पैटर्न पे तो ये भी होने जाने वाला है आपका, ठीक है। तो इसमें जो फी हमारी है, बड़ी नॉमिनल सी फी है। अगर आप देखें तो सिर्फ वन पेपर के आपके 30 से 35 लेक्चर होने हैं। ऐसे कि आपके मिनिमम जो है मिनिमम 12 लेक्चर होंगे, उर्दू के भी सिमिलर मिनिमम 8 से 10 लेक्चर आपके जाएंगे। इसी तरह अंग्रेजी जो है, इंग्लिश के भी 8 से 10 लेक्चर जाएंगे। सिमिलरली आपके जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के भी 8 से 10 लेक्चर जाएंगे। तो नियर अबाउट हम आपको 65 to 70 लेक्चर दे रहे होंगे। इसमें आपके पास चॉइस है कि अगर आप पूरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 15,000 पे करेंगे। और अगर आप जो है वो एक सेशन ज्वाइन करना मतलब इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं, चारों में से कोऑपरेटिव पढ़ना चाहते हैं, ऐसे पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ आप कंपोजिशन पढ़ना चाहते हैं, जी एवेलुएशन इंक्लूडेड है मलाइका, और उसके अलावा आप जनरल नॉलेज पढ़ना चाहते हैं, 4 सब्जेक्ट्स, तो अगर आपने कोई एक सिंगल सब्जेक्ट ऑप्ट करना है तो ये हैव टू पे 5,000। और अगर आप चारों के चारों सब्जेक्ट्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको ये 5,000 का हम एक जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं कि आप 15,000 सबमिट करवा सकते हैं। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि हैव फेथ इन द प्रोसेस एंड हैव फेथ इन आवर इंस्टीट्यूशन एज वेल। कि आप किसी से भी पूछ लें, मैं ओपनली कहता हूँ कि हमेशा मेरी मार्केटिंग भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे। आई वुड लव कि आप में से कोई भी मुझे बताए कि मैं कहाँ पे वीक था। तो मेरी मार्केटिंग यही है। आप किसी ने मुझसे पढ़ा है तो आप प्लीज़ उससे ज़रूर पूछ कर आइएगा कि जो है वो सर कैसा पढ़ाते हैं, ताकि आपको गारंटी हो जाए। अदरवाइज मैंने इस दफ़ा फैकल्टी को रिक्वेस्ट भी की है कि हम पहले 2 दिन क्लासेस फ्री रख के आपको एक ओरिएंटेशन भी दे दें कि व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर यू, राइट। जी इसके थैंक यू सो मच जैगम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, लेटली आई गॉट पोस्टेड, आज ही बल्कि हुई है मेरी पोस्टिंग एज असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहावलदीन। बट इवेंचुअली द पर्पस ऑफ दिस होल सेशन वाज कि मैं ऑनलाइन इसीलिए शिफ्ट हुआ था कि वेर एवर आई बी पोस्टेड, तो मेरा ये कभी इशू ना रहे कि ये आपके साथ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज आई लव टू टीच, ठीक है। वुड लाइक टू से ये कमेंट पढ़ लें जी, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। तो मेरा मेरा पैशन है ये पैरेलल, और इसको मैं लेके चलूँ। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि देखें मैं जब आप फील्ड में होते हैं ना तो यू कैन गो फॉर एनीथिंग, राइट। आप एक एक दो दो साइनस इतना कमा सकते हैं जितना क्लासों से ना कमा पाए। बट वाई एम हेयर बिकॉज आई रियली वांट टू अर्न हलाल। नंबर टू, इफ आई एम हेयर टू अर्न हलाल, हैव फेथ इन मी कि मैं आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि मैं आपके पैसे दी हुई फीस को हराम करूं अपने ऊपर, ठीक है। सो प्रोसेस ट्रस्ट को फेस करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी विदाउट अ ड्यू मैं सर अहमद से रिक्वेस्ट करूंगा। सर अहमद जो है वो यहाँ क्लास को टेक ऑन करते हैं। सर, डू वी हैव यू हेयर प्लीज? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सर एम आई अहमद जो ऑडिबल? है हैज़ बिन वेरी वर्सटाइल। जी जी, यूर ऑडिबल अहमद। और आपको मज़ा आएगा, अहमद का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। और जो है वो जो है, नहीं नहीं, असाइनमेंट्स ये जो मेरे बच्चे हैं ना, कुछ ये कह रहे हैं असाइनमेंट लेट होने पे चेक। मैं यूजुअली टाइम रखता हूँ कि या क्योंकि जब तक वो टाइम बाउंडेड होगी ना तब तक उसका फायदा होगा। भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्जिन दे सकता हूँ, लेकिन मेरे रूल्स वही हैं कि जब मैं टाइम दूंगा उस टाइम के अंदर काम करवाना चाहूंगा, आपने उस टाइम के अंदर मुझे काम करके वापस देना। अगर आप ऊपर नीचे हुए तो फिर आपकी खैर नहीं है, ठीक है। ये चीज हमने जरूर रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मे अल्लाह मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला जजाकल्ला। जी, फ्रॉम नाउ ऑन क्लासेस की टाइमिंग्स हमारी 8 से 10 हुआ करेंगी, ठीक है। और 8 से 9 और 9 से 10, ठीक है। यहाँ पे जी अहमद स्टार्ट करेगा। आई नीड नोट नो, आई हैव नो। सर। मैं प्रॉपर क्या उसको कहना चाह रहे हैं, वांट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव कि मैं अहमद को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना इसलिए भी जो है ना वो अपना वो नहीं समझता, क्योंकि अहमद इन इटसेल्फ हैज बिकम समथिंग लेटली जिसने मुझे बड़ा नहीं इंप्रेस नहीं किया है, सर सर ठीक सर है। सर। और आई एम सो प्राउड ऑफ सर हिम, और मैं इसकी जर्नी का हम्बल्ड खुद सर। विटनेस हूँ। जिस तरह अहमद इवॉल्व हुआ है बीइंग एन ऑफिसर और बीइंग अ टीचर, सर आई वुड रियली ऑनर टू हैव हिम इन माय टीम, ठीक है। अहमद अहमद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और फ्रॉम नाउ ऑन सर अहमद आपको ज्वाइन करेगा। फी से रिलेटेड जिनको जो इश्यूज हैं मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स कर सकते हैं, या कमर को इनबॉक्स कर सकते हैं। कमर जो है आपको बता देगा। तो जी, हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी हम कोशिश करेंगे, कभी कभी किस तरह का इंसिडेंस हुआ तो हम ज़रूर कर देंगे। बट मैं बिलीव करता हूँ, हमेशा से मेरी फिलॉसफी रही है कि जो ये बात मैं आपसे अभी कर रहा हूँ ना रियल टाइम,
टाइम, ये मैं रिकॉर्डेड में कैसे आपको कन्वे कर पाऊंगा? आप पता नहीं को बताएगा। कमर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, हमने 10 बंदों को ना लिंक भेजा कि ये रिकॉर्डिंग का लिंक है, आप लोग देख लें। एक 24 घंटों के लिए वो लिंक वैलिड था। टू माय सरप्राइज 188 188 लोगों ने वो देखा। अब आप खुद इमेजिन करें, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरी जो जो बेसिक नीड है वो तो पूरी हो जाती है जब मेरे पास 50-60 का बैच आ जाता है। लेकिन बात ये है कि फिर जिन्होंने दिया है उनके साथ अनफेयर है कि वो, तो बात ये है कि जिन्होंने दिया है वो खुद ही तो आगे फिर लिंक भी दे रहे होते हैं। तो मुझे थोड़ी सी कंस्ट्रेंट्स इस सेंस में आ जाती हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो ऑब्वियसली एक बात बड़ी रैशनल है और आपको एडमिट करके चलना चाहिए कि मैं ज़रूर आई डू वांट टू अर्न मनी, ठीक है, हलाल तरीके से। अगर मेरा वो इंसेंटिव खत्म हो जाएगा ना, तो मैं उतनी मोटिवेशन ही नहीं रखूंगा कि मैं आप लोगों के साथ जान मारूं, ठीक है। मैं दिन में जो मर्जी कर रहा हूँ, जो मर्जी जिस तरह मर्जी इंगेज हूँ। मेरा फन टाइम ये होता है जब मैं आपको पढ़ाने आता हूँ। तो मेरी लाइफ की अगर पैरेलल जॉब ये है, तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि जो है वो उसमें मुझे ड्यू, मुझे अहमद को या हम सबको, सारी टीम को एक फेयर शेयर भी है, ठीक है। वरना अहमद भी जहाँ बैठा है वहाँ पे एक सिग्नेचर से अहमद की भी प्रोक्योरमेंट होती है, अहमद भी बड़ा कुछ कर ले, ठीक है। लेकिन नथिंग लाइक दिस है। अहमद, हैंडिंग ओवर टू यू। आप थोड़ा सा इनको थैंक यू सर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि हम कैसे लेकर चलेंगे, जी सर। फिर आप अपना लेक्चर इनको दे दें, फॉलोड बाय सर सर लेक्चर। थैंक यू सो मच जी। ठीक हो गया, थैंक यू सर सर। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एम आई ऑडिबल? मेरी बात आप सब लोगों के लिए क्लियर है? मुझे काइंडली बताइएगा। जी चलिए, थैंक यू। सर ने मेरे ख्याल में काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ों के बारे में बताया है, आपको आइडिया हो गया होगा इस पूरे सेशन के बारे में। लेकिन कुछ 3 से 4 चीज़ें मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसके अंदर देखें, वन पेपर जो आपका है इसके अंदर जीके का पार्ट है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करूँगा। सर ऐसे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनके स्टूडेंट्स से, जैसे सर ने बताया है, फीडबैक भी ले सकते हैं, और सर इंशाल्लाह क्लास लेंगे तो आपको उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। और जीके की तरफ आता हूँ मैं डायरेक्टली। इसके अंदर अगर आपने सिलेबस को देखा हो, देखें, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अलावा जिस तरीके से सर ने फरमाया है कि देखें, आप तैयारी जब करने बैठते हैं ना एक पेपर के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, तो आपको समझ आएगी कि बाकी और असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर्स भी आते रहेंगे, आप उनमें भी अप्लाई करते रहेंगे। आईबी के पेपर होंगे, रजिस्ट्रार के पेपर होंगे, ट्रेजरर के पेपर होंगे, डिफरेंट पेपर आएंगे, लेकिन जीके का पोर्शन होता है वो सम बट वही रहता है इसके अंदर। जीके के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है मोस्टली? पाकिस्तान अफेयर्स आ गया, इस्लामिक स्टडीज़ आ गया, आपका जनरल नॉलेज आ गया, मतलब कि पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी ज्योग्राफी से रिलेटेड इश्यूज वगैरह होंगे वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। उसके अलावा आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे, जिसके अंदर आपके इकोनॉमी के फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, तो हमें वर्ल्ड पर्सपेक्टिव या रीजनल पर्सपेक्टिव के बारे में पहले देखना पड़ता है कि हमारे रीजन में जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके अंदर क्या काम हो रहा है, क्या चल रही हैं चीज़ें, क्या करंट अफेयर्स हैं, क्या करंट इश्यूज हैं, उनको देखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक दफ़ा तैयार करना पड़ता है। यस, करंट अफेयर्स जो ऐसे डायनामिक्स होते हैं, ऐसे इंस्टांसेस होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इवॉल्व कर रहे होते हैं, उनके बारे में कहा जा सकता है कि ओके, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान स्टडीज़ को फोकस करते हैं, तो आपके अभी तक 2010 से पहले जितने भी इवेंट्स हैं, मेजर चीफ इवेंट्स हैं, वो तो हो चुके हैं। वो तो सिर्फ आपका रट्टा रटाया चीजें होंगी, आपने उनको देखना है, मेमोराइज करना है। तो इसके लिए आपको वन टाइम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिस तरीके से सर ने आपको मेरे ख्याल में पहले ही बता दिया है, मैंने क्लास थोड़ी सी लेट ज्वाइन की है लेकिन मैं सुन रहा था साथ साथ, कि हम कोशिश करेंगे सेशन के अंदर कि आपके पाकिस्तान अफेयर्स, इंक्लूडिंग इस्लामियत खास तौर पे, इसकी सेंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सेंस डेवलप का मतलब क्या है? पाकिस्तान अफेयर्स के ओके फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, आपको पता होना चाहिए जी कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 14 पॉइंट्स क्या थे, उसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या थी, लखनऊ पैक्ट की हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की और छोड़ी कब। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, डेट्स होती हैं। अक्सर औकात आप में से ऐसे लोग होंगे, कह रहे होंगे कि सर रट्टा नहीं लगाया जाता हमसे, हमें डेट की समझ नहीं आती, डेट कैसे याद रखी जाए। लेकिन जब आपने जिस तरीके से सर ने बताया कि जो आपकी सिलेबस के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट है, हम उसको पास से लेकर एक सीरीज के तौर पे हम उसको आगे टाइम के साथ साथ, टाइमलाइन के साथ साथ आगे मूव करते जाएंगे, देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी सारा यही काम करेंगे। 1857 उससे पहले वाली चीज़ें भी होंगी, लेकिन खास फोकस होगा 1857 से ऑनवर्ड, प्री पार्टीशन, उसके बाद पोस्ट पार्टीशन के अंदर जो मेजर इवेंट्स आपके होते चले आ रहे हैं अप टिल नाउ,
वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इसी तरीके से इस्लामियात के पेपर को अगर हम देखते हैं तो उसके डायनामिक्स और हैं। उसके अंदर कुछ तो पेट चीज़ें हैं, फॉर इंस्टेंस कुरान मजीद से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपको उनका रट्टा लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या हयात मुबारक के ऊपर नज़र डालते हैं तो हमें समझ आती है ओके, कि इसके अंदर भी एक सेंस डेवलप होती है इंसान की, एक सीरीज डेवलप हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी एमसीक्यूज आपको देखेंगे, पास पेपर्स निकाल के देखेंगे इंशाल्लाह आप लोग, तो उसके अंदर से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं रिपीट हो रहे होते हैं। और उसके अंदर अक्सर औकात आपको डिफरेंट इवेंट्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी आ जाते हैं। जब आप एक हयात मुबारक का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को प्रॉपरली देखेंगे ना, एक सीरीज के तौर पे, एक टाइमलाइन के तौर पे, तब आपको इस तरह के जितने भी, आपको जितने भी इश्यूज होंगे वो सारे आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई मसला नहीं आएगा आपको। एक दफ़ा तैयारी करेंगे, आगे आपको किसी किस्म का मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को ओवरऑल देखेंगे तो इसके अंदर आपके बायोलॉजिकल साइंसेस का भी कुछ पार्ट आ जाएगा। अब बायोलॉजिकल के अलावा फिजिकल साइंसेस का भी आ जाएगा, केमिस्ट्री का भी आ जाएगा आपका। ठीक है। तो हम उन चीज़ों के ऊपर भी कोशिश करेंगे, जो आपके बेसिक एमसीक्यूज हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊँ, जो मेरे जिम्मे टॉपिक्स लगाए गए होंगे इसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स, अक्सर औकात सब मुझे कह देते हैं कि आपने देखना है। तो उसके साथ हम कोशिश करेंगे क्लास के अंदर स्लाइड शेयर करें, और उसके बाद कोई नोट्स एक ऐसे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं कि आपका क्लास के अंदर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस क्लास हो, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग भी हो। ठीक हो गया। एम आई ऑडिबल? जाग रहे हैं सारे? चलें, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक हो गया। तो आई गेस कि मैंने काफ़ी चीज़ों को, वही बातें जो सर ने कही हैं बताई हैं। चलिए मैं आपको एक दो से तीन बातें और बता दूं। देखें, आप सब लोग यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहे हैं, सेशन जो करेंगे या फिर बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली आप कोई ना कोई चीज़ माइंड में रख के बैठे हुए हैं। मेहनत आप लोगों ने करनी है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। जी। मैं आप बीइंग अ सीनियर कह लें, बीइंग बड़ा भाई कह लें, क्योंकि ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं ज्वाइन करेंगे। एक चीज़ आप सब लोगों ने जहन में बिठा लेनी है, आप लोगों ने मेहनत लाजमी करनी है। आप मेहनत करेंगे, सिला अल्लाह ताला ने देना है, जिसने जहां पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। लेकिन आपके जो हिस्से की मेहनत है, आपने उसमें सिंसियर रहना है। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, कि आपको मैक्सिमम जितना कर सकें फैसिलिटेट करेंगे। हम फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, और हम अपने टास्क के साथ जिस तरह सर ने बताया सिंसियर रहेंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने भी कोशिश करनी है, जो लोग खासतौर पे सेशन ज्वाइन करेंगे, सिंसियर रहिएगा। ठीक है। जो काम डेली का डेली दिया जाएगा या क्लास के अंदर डिस्कशन होगी, आपने उसके ऊपर बैठकर दोबारा रिवाइज करना लाजमी है। सर का इंग्लिश ऐसे का पार्ट होगा, उर्दू का पार्ट होगा, ऐसे का पार्ट होगा, आपने उसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है गिवन टाइम स्पेंड के अंदर। जब तक आप अपनी एक बाउंड्री डिसाइड नहीं करेंगे, आप पे कंपल्शन नहीं आएगी, आप लोग काम नहीं करेंगे। अच्छा, आप में से कुछ पूछ रहे हैं कि ये जो पीएमएस जीके के एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल होगा। बिल्कुल। देखें, ये जीके एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। ठीक है। उस वास्ट एक समुंदर की तरह का है। आप जितना तैयार करते जाएंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है। और जो इसके अंदर खास तौर पे सिलेबस है, वी विल ट्राई कि उसके अंदर से वो टॉपिक्स उठाए जाएं जो आपके पास पेपर्स में आते रहे हैं। और आप अक्सर औकात देखेंगे ये डिफरेंट पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। चलिए, वेरी गुड शहजाद। बाकी मेरे ख्याल में मैंने भी बहुत बातें कर ली हैं, और बाकी रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। और हम कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
जी, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्लास, फर्स्ट सेशन। ये स्लाइड्स आप लोगों के सामने ओपन है। चलें। अच्छा, इसका तरीकेकार मैं बता देता हूँ कैसे होगा। पाकिस्तान अफेयर्स एक टॉपिक ऐसा है, बहुत ड्राई सब्जेक्ट, आपको अक्सर औकात लगते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स की, मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूंगा हम किस तरीके से हमारी क्लास कंडक्ट हुआ करेगी। और इसके साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो हमने देखते आते हैं कि जी नाउन वगैरह सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमारी उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी, हम उनको देखते हैं, ठीक है। चलिए जी। पाकिस्तान अफेयर्स अगर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत पीछे से स्टार्ट हो जाता है। पीछे से मुराद क्या है कि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कदम रखे थे अपने, तो अक्सर औकात जो लोग कहा जाता है, जब यहाँ पे मूव करके आया था सिंध की साइड पे खास तौर पे, तो कहा जाता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ वहाँ से स्टार्ट हो गई। लेकिन अक्सर औकात ओवरऑल हम देखते हैं जो पास पेपर्स के अंदर एग्जामिनर का फोकस ज़्यादा होता है, वो आपका बैटल ऑफ, ये जो ओवरऑल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसका नाम दिया जाता है, उससे स्टार्ट होती है। और उसके बाद आपके ऐसे मेजर इवेंट्स आते हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर वक्तन फवक्तन डिफरेंट पेपर्स के अंदर क्वेश्चन पूछता जाता है। लेकिन हमने चूंकि तैयारी ऐसी करनी है कि जैसे सर ने कहा है कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट के हमारे एटलीस्ट 80 एमसीक्यूज हमें पेपर के अंदर बैठकर आते हों। तो उसको माइंडसेट पे रखते हुए हमें सारी तैयारी करनी पड़ेगी। बीच में से आप में से कुछ लोग ऐसे बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर क्या ये पीएमएस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा? बिल्कुल होगा। हम कोशिश करेंगे, अगर आप में से कुछ लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, सेंस डेवलप कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपके रिटर्न पार्ट के लिए, अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम सीएसएस या पीएमएस के अंदर अपीयर भी होने वाले होंगे या करना चाह रहे होंगे, तो आपके लिए ये सेशन बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट हम देखते हैं आपके सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर। आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आपकी गोरों की बनाई हुई कंपनी थी जिसका काम था सिर्फ ट्रेड करना, उसने लैंड किया था सूरत के अंदर 1608 के अंदर। ये बहुत बड़ा एक एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बार बार एग्जामिनर पूछता जाता है आपसे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है डिफरेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स आपके सामने नजर आते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अंदर। बैटल ऑफ प्लासी आपकी होती है, नवाब सिराजुद्दौला जो हैं बंगाल के, वो इसके अंदर उनसे हुकूमत ले ली जाती है। अब एक चीज को माइंड में आपने रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि गोरों की बनाई हुई कंपनी थी, उसने सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर एंट्री की थी फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रेड ओनली। जैसे ही ट्रेड इनका एक्सपैंड करता गया, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहां से अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने लोग जो कि गनमैन्स वगैरह होते थे, उनको यहाँ पे लेकर आना शुरू कर दिया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे कि किस तरीके से बंगाल हो गया। उसके अलावा हम देखते हैं डिफरेंट एरियाज, छोटी छोटी जो आपके एरियाज थे, जहाँ पे आपके महाराजे जो थे छोटे छोटे, जो कि जिनको कहा जाता है नवाब, वो हुकूमत करते थे, उन एरियाज को इन्होंने एनेक्स करना शुरू कर दिया। लेकिन हम देखते हैं साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला चल रहा था जिसको कहा जाता है डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को भी हम देखेंगे बाद वाले लेक्चर्स के अंदर। उनके अंदर जो शुरू वाले आपके मुगल एम्परर्स थे वो बहुत पावरफुल एम्परर्स थे। उसके बाद हम देखते हैं जब औरंगजेब आया, औरंगजेब के बाद जो उसकी नस्ल आना शुरू हुई, उसके बाद जितने भी मुगल्स के आपके एम्परर आए, वो सारे वीक थे। उसकी रीजन क्या थी, किसी को आइडिया है? एनीवन फ्रॉम यू? कहा यह जाता है कि जो पहले आपके साथ मुगल एम्परर थे, वो उनको ग्रेटर मुगल कहा जाता है, बाकियों को क्यों नहीं कहा जाता? एनीवन? वेरी गुड। इनकॉम्पिटेंट थे। आप में से किसी एक ने कहा अय्याशी करते थे। लेकिन जब उसकी रूट कॉज को देखा जाए ना, जो औरंगजेब था, क्योंकि जब जो शुरू वाले आपके मुगल एम्परर्स थे, जिसके अंदर हम देखते हैं बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, ये सारे के सारे इनके जो आपस में इनकी औलाद होती थी, उनमें टसल स्टार्ट हो जाती थी कि उनमें से आगे एम्परर कौन बनेगा। वो एक एम्परर बनता था और अक्सर औकात तो ऐसे होता था एक भाई दूसरे को मरवाने के पीछे भाग पड़ता था।
तो इस चीज को सारे आपके मुगल एम्पर फेस करते आ रहे थे शुरू वाले। लेकिन उसी के अंदर जो आपके एक एम्परर होता था, जो उसके बच्चे होते थे, आगे आने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अपनाते थे, दरबार में बैठते थे, चीजों को समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, अपनी ग्रिप डेवलप करते थे। तो इस तरीके से उनकी अपनी भी देखा जाए तो ग्रूमिंग होती थी दरबार में बैठकर। और साथ साथ जब वो एम्परर के सीट पे आ जाते थे, दरबार के अंदर बैठ जाते थे, सीट संभाल लेते थे, किंग बन जाते थे, तो उनके अंदर कोई ना कोई पावरफुल एक ओवरऑल स्ट्रेटेजिस्ट की एक खूबी नजर आती थी हर एक के अंदर। लेकिन जैसे ही हमने देखा औरंगजेब, औरंगजेब जब सल्तनत में आया तो उसने फौरन अपने बच्चों को दरबार से दूर कर दिया कि इनकी यहाँ पे आने की कोई भी रास्ता नजर ना आए इनको। ठीक हो गया। और उसके बाद उसने ये क्यों किया? क्योंकि औरंगजेब जैसे ही हुकूमत में आया था तो उसने देखा कि उसके भाइयों ने कोशिश की थी, जो इसके वालिद थे एम्परर उस टाइम पे, उनको डिथ्रोन करने की कोशिश की थी। तो इन चीजों को अगर देखा जाए ओवरऑल, तो इनकी जो इनसिक्योरिटी, जिस तरीके से आपके ये अयाज आपके फेलो बता रहे हैं, जो इनकी इनसिक्योरिटीज थी तख्त के लिए, वो बढ़ती जा रही थी। तो औरंगजेब का एक काम करना यह था कि उसने अपने जितने भी बच्चे थे उनको दरबार से दूर रखा। और अल्टीमेटली उनके जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं इनकॉम्पिटेंस थी आपके जो मुगल एम्पर जो बाद में आने वाले थे, और उसके बाद आप में से किसी एक आपके फेलो ने लिखा कि अय्याशी में मुब्तला थे। वो अय्याशी में इसीलिए मुब्तला थे कि उनकी जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने वाली, वॉर स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने की या चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाई विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आपके मुगल एम्पर ही थे जिन्होंने इनको दूर किया, उनका डायरेक्शन किसी और तरफ लगा दी। फिर उसके बाद हम देखते हैं जितने भी मुगल एम्पायर आते रहे वो वीक होते रहे। आपकी ओवरऑल जो मुगल एम्पायर थी, जो इतनी एक्सपैंड कर चुकी थी, वो डिवाइड होना शुरू हो गई। फिर उसी इसना के अंदर, उसी दौर के अंदर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने पंजे गाड़ना शुरू कर देती है। ठीक हो गया। तो ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। आपके मुगल एम्पायर, जो मुगल रूलर्स था, उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका हुआ है। हम देखते हैं छोटी छोटी झड़पें होती हैं जिनको बैटल ऑफ प्लासी भी कहा जाता है एक को, एक का नाम बैटल ऑफ बुक्सार है। इसी तरीके से हमने अक्सर औकात स्टोरी सुनी होंगी टीपू सुल्तान की, तो उसका असल नाम हैदर अली था। तो इसी तरीके से डिफरेंट एरियाज को, छोटे छोटे पार्ट्स को, आपका जो ब्रिटिश एम्पायर समझ लें, वो एनेक्स करके अपना पार्ट बना रही थी। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं 1857 के अंदर एक स्पार्क जनरेट होता है, कहाँ से? मेरठ से। और ये जो स्पार्क होता है ये देखते देखते एक आग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसे कहा जाता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? चलें, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हमने देखा कि आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आती है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने सिर्फ ये पॉइंट्स लिखे हुए 1 2 3 4, सिर्फ इसी तरीके से नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे ओरिएंटेशन सेशन है, तो ये सिर्फ एक एक हेडिंग समझने लिखी हुई है। हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे चीज़ों को। ठीक है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ ये इतना पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है भाई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू बर्ड्स आई व्यू। ठीक है। फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, मेरठ से स्टार्ट होती है। और उसके फौरन बाद हम देखते हैं आपके जितना मलबा होता है सारा मुसलमानों पे आ जाता है कि मुसलमान रूलर से उन्होंने क्या किया? बगावत स्टार्ट की। क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। और आखिरी हमारा उस वक्त मुगल एम्परर कौन था? एनीवन? वेरी गुड। यार आप लोग बड़े सियाने हैं। बहादुर शाह जफर था। ठीक है। और आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ कि बहादुर शाह जफर की हमने अक्सर आप ऑब्वियसली सारे लोग सियाने बैठे हुए हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा बहादुर शाह जफर की शायरी भी आपको मिल जाती है। ठीक है। तो वो जो जफर की शायरी से अंदाजा लगा लें कि ये वो गालिब का, वो मिर्जा असदुल्लाह गालिब का दौर था। ठीक है। तो वो उनका कोशिश होती थी ये जितने भी एम्पर से, कि वो शायरी को बड़ा पसंद करते थे, मुशायरे करवाते थे। तो बहादुर शाह जफर खुद भी शायरी करते थे। तो उनकी डायरेक्शन देख लें, उनकी सेंस देख लें कहाँ किस तरफ थी। और उसी इसना के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होती है, जो लोगों से होती है। बेचारे बहादुर शाह जफर जो होते हैं उनके ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया जाता है कि इन्होंने बगावत की। ठीक है। अल्टीमेटली 1857 के अंदर, जो कि मेरठ से स्टार्ट होती है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मली इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश फॉर्मली आ जाता है।
जी जी निशान बिल्कुल लाजमी देंगे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखते हैं 1857 के बाद कुछ ऐसे आपके गोरों की खासियत थी, समझ लें, खूबी समझ लें, कि ऑब्वियसली ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ पहली दफ़ा तो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे तो नहीं आ रहा था। ये वो इस दौर से पहले अगर देखा जाए, अगर आप में से किसी ने यूएस हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो आपके ब्रिटिश एम्पायर बहुत देर पहले कॉलोनाइज कर चुका था अमेरिका को, इस 1757 से पहले। ठीक है। इसी तरीके से उसकी बहुत ज्यादा कॉलोनीज थी, तो उनको पता था किस तरीके से रूल किया जाता है। तो 1857 के फौरन बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है आपका। इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है, तो इस एक्ट की खूबी क्या होती है भाई? खूबी ये होती है कि ये सबसे पहले सीट्स यहाँ पे बनाते हैं। और आपको थोड़ा बहुत मैं ग्लिम्स दे देता हूँ कि किस तरीके से इंडियन काउंसिल एक्ट रूल करता है। अगर ओवरऑल देखा जाए, आज के दौर में भी आपको एग्जिस्ट करते हुए नजर आते हैं, कि एक आपका क्राउन है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर। ठीक है। जिसको प्रेसिडेंट की जगह पे बिठाया गया है, उसे कहते हैं ब्रिटिश क्राउन। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश की ओवरऑल, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट है, इसी तरीके से दो हाउसेज हैं। उनके अंदर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। और प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है, हमारे यहाँ पे तो उनके बंदे जिनको मिनिस्ट्रीज दी जाती है उनको मिनिस्टर्स कहते हैं। किसी को आइडिया है कि आपके यूके के अंदर उन लोगों को क्या नाम होता है, मिनिस्टर्स का? क्या कहते हैं फॉर्मली? नो, नॉट मेयर्स। नो, नॉट नाइट्स। दोबारा बात सुने। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं ना, मिनिस्ट्रीज दे दी जाती हैं, और प्राइम मिनिस्टर होता है ऊपर बैठा हुआ, अपनी कैबिनेट सेलेक्ट करता है, इसी तरीके से यूके के अंदर भी होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको सेक्रेटरीज कहा जाता है। सेक्रेटरीज। ठीक है। नो नो नो, मोनार्क इज सेपरेट थिंग हसीब। चलें, उस चीज को हम कंफ्यूज करने के बजाय इसको साइड पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। आप सिर्फ ये समझ लें कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो चले, जलाल आप तो इंडियन अफेयर्स के अंदर आ गए हैं। आपको सिर्फ इतना ग्लिम्स दे देता हूँ कि यूके के अंदर आज भी सिस्टम यही चलता है कि लोग इलेक्ट करते हैं किनको? डिफरेंट लोगों को, जो जाके बैठते हैं पार्लियामेंट में, डिसीजन मेकिंग करते हैं, लॉ बनाते हैं। ठीक हो गया। और उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर। कहता है कि ये मेरे खास लोग हैं, ये डिफरेंट महकमों को संभालेंगे। किसी को फाइनेंस की जिम्मेदारी दे दी जाती है, किसी को होम डिपार्टमेंट की, होम से मुराद पुलिस समझ लें, बहुत लेमैन के वर्ड्स में कह रहा हूँ, पुलिस के काम दे दिया। किसी को कह दिया कि भाई आपने फॉरेन जितने भी हमारे साथ डेलीगेट्स आएंगे, हमारे साथ डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो ताल्लुकात रखने फॉरेन अफेयर्स के, आप उसकी खूबी उसके काम जो है सर अंजाम देंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर होता है, अपने खास लोग सिलेक्ट करता है। ठीक है। उसे कहते हैं, वो ग्रुप ऑफ लोगों को कहते हैं कैबिनेट। अब पाकिस्तान के अंदर तो इस कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स कहा जाता है उनको। यूके के अंदर कहा जाता है सेक्रेटरी। अब आप कहेंगे कि सर ये इतनी लंबी कहानी चलाने का मकसद क्या है, कि सेक्रेटरीज का क्या काम है? देखें, उस वक्त क्या हुआ था, जब 1857 इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है आपका, इसके अंदर एक सीट डेवलप की जाती है आपके यूके के अंदर। उसका नाम होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। यानी कि जो इंडिया जो नई कॉलोनी बनी थी, उसके अफेयर्स को वहां पे प्राइम मिनिस्टर को बताने के लिए, वहां के लोगों को बताने के लिए, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो लॉ बना रहे हैं, लॉ मेकिंग कर रहे हैं, उनको बताने के लिए एक नया मिनिस्टर बनाया गया, जिसको सेक्रेटरी कहा जाता है वहां पे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। ठीक हो गया। और उसको एक कैबिनेट साथ दे दी गई, उसकी भी नीचे, ताकि वो सारे अपने काम सर अंजाम दे सके। फिर इसी तरीके से देखा जाए, तो आपके जो गोरे थे, सियाने लोग थे, उन्होंने 1857, इसके बाद हम देखते जाते हैं, वक्तन फवक्तन एक्ट्स लेकर आते रहे। उनका काम क्या था कि वो यहाँ पे उन्होंने पहले स्टार्ट की अपनी रूल करना। रूल करने के बाद फिर उन्होंने उसी चीज को एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करके लोगों की मुशावरत भी बीच में लेकर आए, जिसको हम डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फुल स्टॉप। ठीक हो गया। ये आपकी मेजर हेडिंग्स मैंने बता दी हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ स्लाइड्स का, कि ये हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। किस तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे? जिस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है आपको, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स था। यहाँ पे जैसे कि आपको स्लाइड में नजर आ रहा है टॉप में, इसकी एक एडवाइजरी काउंसिल बना दी गई थी। ठीक हो गया। और उसके बाद आप देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स तो बैठेगा भाई यूके में जाके। ठीक है, वहां पे मिनिस्टर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कौन बंदा होगा? इन्होंने यहाँ पे जो पहले ओवरऑल जो एक बंदा गवर्नर जनरल लगाया हुआ था, वाइस रॉय जिसको कहा जाता था,
उसका ओहदा चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स की खास तौर पे उनकी डिटेल्स को देखेंगे। वी विल ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दी स्लाइड्स, ताकि आपके पाकिस्तान अफेयर्स के आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हों कि आप जब भी बैठेंगे पेपर के अंदर आपको सारी चीज़ें आती होंगी। और इसमें आपने परेशान नहीं होना कि सर ये टाइम बहुत लेगा। बहुत इजी चीज़ें हैं, मुश्किल कुछ कोई चीज़ भी नहीं है। हमारे मैक्सिमम इसको अगर ओवरऑल 1857 से लेकर 1947 तक हमने अगर कवर करना है इसकी सेंस बना के, तो हमें मैक्सिमम 2 लेक्चर्स चाहिए होंगे इसके। ठीक हो गया। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई? से लाइक होम सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी नहीं। देखो रजा, हमारे यहाँ पे सिस्टम हो रहा है। आप सिर्फ ये समझ लो हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर होते हैं, सेक्रेटरीज बना दिए जाते हैं। लेकिन वहां पे मिनिस्टर की जगह सेक्रेटरी नाम यूज किया जाता है, सिर्फ नाम का फर्क है, काम वही है इनके। ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ आपके इंग्लिश का। इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन मेरे जिम्मे लगाया हुआ सर ने। और चलिए उसका लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैसे टाइम कम है भी राइट नाउ, लेकिन चले आपको ग्लिम्स दे देता हूँ कि इंग्लिश को हम किस तरीके से कवर करेंगे। स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं? चलें। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, देखें, एक लैंग्वेज है ना। आपने अगर मास्टर्स भी किया हुआ है और अगर आपने एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के बाद दोबारा इसको देखने की कोशिश की है, शॉर्ट स्पैन से मुराद है अगर आपने 6 माह तक इंग्लिश से बिल्कुल कट ऑफ रहे हैं, आप कोई चीज़ रीड भी नहीं करते रहे, आपकी हैबिट भी डेवलप नहीं रही, जब आप दोबारा आएंगे तो आपके पास चांसेस होंगे कि आप इसके अंदर कुछ ना कुछ गलती करें इसकी ग्रामर के अंदर। यही मसला आता है हमें उर्दू के अंदर भी। आप लोग जब उर्दू करेंगे लिखेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को बीच में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इमला की गलतियों का बहुत पता चलेगा, अच्छा इसके अंदर ये वाला काफ आता है, इसके अंदर वो वाला काफ आता है। तो इसका एक ही तरीका होता है भाई, प्रैक्टिस, एंड सेकंड थिंग अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद उसको रिवाइज करें बार बार। ऑब्वियसली भूल जाती है, हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश। तो इसी चीज़ को हमने बेहतर बनाने के लिए बार बार बेस से स्टार्ट करना है। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन इन स्लाइड्स को प्रॉपरली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जो जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों ने साथ साथ पूछते जाना है। और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं अकेला नहीं कर सकूंगा, आप लोगों ने मेरी मदद करनी है। हमेशा मैं जितने भी सेशन करवाता रहूँ, बच्चे बड़े सियाने आते रहे आप लोगों की तरह, और वो मुझे हेल्प आउट करते थे एक्सरसाइजेस के अंदर। और इसको करवाने का तरीका ही ये होता है कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ, किसी बंदे से भी मैं पूछ सकता हूँ। गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और मुझे वो लोग ज़्यादा पसंद है जो गलती करते हैं। ठीक है। रिपीट वंस द सिलेबस ऑफ पाक स्टडीज। आयशा, आप सिलेबस की बात कर रही हो, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे इसको कवर करेंगे। आपको नोट्स भी देंगे 1857 से लेके 1947 एंड ऑनवर्ड्स टिल करंट डेट। ठीक हो गया। ये पाकिस्तान अफेयर्स खास तौर पे इस पर टारगेटेड करेंगे। उसके बाद 1857 से हम बैकवर्ड मूव करेंगे। ठीक है। कहाँ तक जाएंगे हम? आपके जो मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद आपकी डिफरेंट डायनेस्टीज आती रही हैं, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर को देखेंगे, जो मेजर एमसीक्यूज बार बार एग्जामिनर पूछता रहा है हमसे। ठीक हो गया। तो ये सारा कुछ आपका पाकिस्तान स्टडीज के अंदर आ जाएगा। गॉट इट। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे सकूं कि किस तरीके के टॉपिक्स करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं एमसीक्यूज वाइज। आप उनको देखना चाहें तैयार कर सकते हैं। गॉट इट। अच्छा, इंग्लिश को देखते हैं जी। इंग्लिश स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी। इंग्लिश को हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। इसके मैं लेक्चर देने के बजाय आपको थोड़ी सी ग्लिम्स सिर्फ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम नाउन वगैरह को देखेंगे ओवरऑल, इसकी क्या टाइप्स होती हैं, नाउन क्या बला होती है, उसकी एग्जांपल्स, फिर एक्सरसाइज है ये आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे क्लास के अंदर। फिर उसके बाद आगे मूव करते जाएंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पेश आएगी हम वहाँ पे इसकी एक्सरसाइज वगैरह रखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हमारा एक दफ़ा ये बेसिक ग्रामर वाला पोर्शन कवर होगा, फिर कोशिश करेंगे एक्टिव पैसिव को भी कवर करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी हम करेंगे।
ठीक है। तो इसी तरीके से फिर बायोलॉजिकल साइंसेज उनको भी टच करेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी टच करेंगे, फिजिक्स को भी टच करेंगे। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह सर आपको ज्योग्राफी जो पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे करवाएंगे। और आपको हम कोशिश करेंगे कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दें। जीके का बहुत बड़ा सिलेबस होता है, लेकिन हम आपको एक ऐसी सेंस डेवलप कोशिश करेंगे करवा दें ताकि आप लोग जब खुद भी बैठें तो उसको अच्छे तरीके से कवर कर लें। ठीक है। नहीं, इंग्लिश आप कह रहे इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, देखें। ग्रामर के इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपने जब भी लिखना पड़ेगा तो आपको ग्रामर अपनी देखनी पड़ेगी। अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो आपको अल्टीमेटली लिखने में बहुत मजा आएगा, मसला आएगा, सॉरी। ठीक है। वंस यू आर डन विद द ग्रामर पार्ट, फिर आप कहेंगे ग्रामर आपकी इंग्लिश लिखने के लिए आपके लिए तो बहुत ईजी चीज़ है, आपको सिर्फ रीड करना पड़ेगा, मटेरियल को मेमोराइज करना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद लिखने बैठेंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से सिंपल सेंटेंसेस में लिख सकेंगे और बहुत आसानी से अपना जो ऐसे वाला पार्ट है वो पेपर जो है बड़े अच्छे नंबरों से पास कर सकेंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे के जो पेपर होता है उसके अंदर एग्जामिनर 2 से 3 चीज़ों के ऊपर टारगेट कर रहा होता है। पहली चीज़ वो ग्रामर देखता है, दूसरा देखता है कि टॉपिक से जो बात पूछी गई है क्या आप उसको बता रहे हैं, और तीसरी चीज वो ये सिर्फ देखता है कि क्या आप टाइम के अंदर इस चीज को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस आपने करते रहना है। और चाहे सेशन ज्वाइन करें जहां से भी करें, मेहनत लाजमी करनी है आप लोगों ने। बाकी जो इकरा क्वेश्चंस है कि सर दान के लिए रख लें। ठीक है। हमारे पास क्योंकि हमारे एक नए सर हैं हमारे साथ, वो आगे हैं, जिस जो सर ने बताया था आपको हमारे साथ हैं। ठीक है। जिशान भाई हैं हमारे सीनियर हैं, सर दान के बैचमेट हैं। जिशान भाई, आर यू हेयर विद अस? Yes, Ahmed. Thank you. जिशान भाई, ओवर टू यू। एंड ठीक है जी, खुश रहें आप लोग। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum, everyone. This is Hafiz Muhammad Zishan Manzoor. I am a graduate in mechanical engineering from UET. Later done MPhil in engineering management from UET as well. Alhamdulillah, I qualified PMS एंड आई एम फ्रॉम PMS 11 बैच। और इससे पहले मैं जो हूँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आई हैव सर्व्ड एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर नियरली वन ईयर एंड 1.5 ईयर ऑलमोस्ट। और उसमें मेरी पोस्टें मुख्तलिफ जगहों पे रही हैं, जिसमें मैं लाहौर में सर्व किया है, नारोवाल में सर्व किया है, और शेखुपुरा में सर्व किया है। टॉकिंग अबाउट कि ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या चीज़ है, क्या डिपार्टमेंट है, और वाई इट इज नेसेसरी। तो सबसे पहले तो ये BA 17 की सीट है, विच इज़ प्रेस्टिजियस ग्रेड। टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, BA 17 इज़ द ग्रेड। तो इसलिए जो है इसके लिए हमें एफर्ट करनी है। मेरी इसमें थर्ड पोजीशन थी, और क्यों थी उसकी रीज़न है कि जी जी मैं सिलेबस भी बताता हूँ आपको। जो मेरी थर्ड पोजीशन थी उसकी एक हिस्ट्री है। उसकी वजह ये है कि आई स्कोर्ड 75 प्लस मार्क्स इन दिस पेपर, जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, जो कि है कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स का पेपर है जिसमें दो पोर्शन है मेन, हिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव मूवमेंट एंड कॉपरेटिव्स टुडे। ये दो पोर्शन है जो हम कवर करेंगे। और जैसे सर अदनान आपको पढ़ाएंगे जीके का पेपर, और अहमद साहब भी आपको पढ़ाएंगे दूसरे सब्जेक्ट्स। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपको एलोकेशन के लिए, क्योंकि एट आवर जब हमने दिया तो देयर वर 10 सीट्स। आई विल रिस्पॉन्ड द क्वेश्चंस इन द एंड। इट्स बेटर कि अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर लूँ एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। थैंक यू। तो इसमें ये है कि मैंने, हमारी दफ़ा ये था कि ओवरऑल 10 देयर वर 10 सीट्स, ओपन मेरिट सीट्स, और मोर देन 10,000 एप्लीकेशंस वर देयर। उसमें से जो रिटर्न क्वालिफाई कर गए वो 196 थे। ठीक है, रिटर्न क्वालिफाई करना इज नो मैटर नहीं करता, ऑल्दो इट इज वो एक है बेंचमार्क है कि आप अगले राउंड के लिए आप
क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें मार्क्स भी चाहिए। आपको मार्क्स भी चाहिए, और मार्क्स देने के लिए दो एग्जाम इसमें पिवटल हैं। वन इज जनरल नॉलेज पेपर, और एंड द सेकंड इज ये cooperative movement paper. I scored over 70 marks in both these papers. तो उसकी वजह से मेरी एलोकेशन हुई। आई स्कोर गुड मार्क्स इन इंटरव्यू एज वेल, और ओवरऑल आई स्कोर थर्ड पोजीशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द जो इसका सिलेबस है, वो मैंने पहले भी जैसे बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। वन इज हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसमें हम जो है ओवरऑल कवर करेंगे कि कोऑपरेटिव का वर्ड किधर से ओरिजिनेट हुआ, ओवरऑल वर्ल्ड में कोऑपरेटिव किधर से स्टार्ट हुआ, और विद टाइम। और ये एक बात मैं और ऐड करूं, सॉरी, कि ये एमसीक्यूज पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी लाइक जीके जनरल नॉलेज पेपर। लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा एज ये है कि आप अगर आपने चीज़ें देखी होंगी, एक हम इसको बड़े सीक्वेंस में लेके चलेंगे। आना ये एमसीक्यूज फॉर्म में है, लेकिन इसमें जब हम जिस तरतीब में तैयारी करेंगे वो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा, जिस तरह हमने जो फॉलो किया। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो एक तो मैंने एग्ज़ाम दिया 2020 का, जो 2022 में बैच आया 2022 में आई गेस, उसमें देवर 12 सीट्स, 12 और 14। आई एम नॉट एक्चुअली, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया कि कितनी थी, लेकिन 12 थी या 14 थी उसमें। और जो हमारी दफ़ा एग्ज़ाम आया मोर और लेस सेम था। उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया, टच किया एग्जाम में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं बता रहा था कि ये दो पोर्शन पे है। कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ल्ड में कैसे ओरिजिनेट हुआ, और विद टाइम कोऑपरेटिव को एज ए मूवमेंट कब कंसिडर किया गया, लोगों ने इसको मूवमेंट कब बनाया। फिर एक जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है तो उसमें फिर क्या चेंजेस आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। और फिर हम इंडो पाक में देखेंगे स्पेसिफिकली, ये सारे क्वेश्चंस को टच करता है। इसने सिलेबस में कहीं नहीं लिखा एग्जामिनर ने कि मतलब मैं वर्ल्ड का क्वेश्चन पूछूंगा नहीं पूछूंगा, कि स्पेसिफिक रीजन का पूछूंगा। लेकिन ये हिस्ट्री जब हम देखते हैं कि 17 सेंचुरी टू ऑनवर्ड जब ये स्टार्ट हुई है और लेटर इंडो पाक तक आई है, तो ये कैसे ओवर द टाइम डेवलप हुई है, तो ये वो सारे क्वेश्चंस उसमें टच करता है जो हम इसमें अपने सिलेबस में कवर करेंगे। इसमें इंडो पाक में भी बड़ा कैटेगोरिकली हिस्ट्री से रिलेटेड पूछता है कि भाई व्हाई देयर वाज नीड ऑफ हिस्ट्री, मतलब कोऑपरेटिव्स इन इंडो पाक। तो उसमें हम देखेंगे कि जब 1857 पोस्ट 1857 जो सिनेरियो था, उसमें लेट 1800s एंड अर्ली 1900s में क्यों इट वाज नेसेसरी टू हैव कॉपरेशन। क्योंकि बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट है या कॉपरेशन है, ये एग्रीकल्चर, क्योंकि ये एग्रेरियन लैंड है जो इंडो पाक है, इधर एग्रीकल्चर से ये ओरिजिनेट होता है। और एग्रीकल्चर में लोगों को जो हिंदू बनिया था एक, वो लोगों को बहुत मुश्किल और जो है ना सूद पे देता था कर्जे। तो उस पर फिर लोग इकट्ठे हुए, से फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ 20 और 30 पीपल, वो इकट्ठे हुए। उन्होंने एक आइडिया लगाया कि अगर हम पूल इन रिसोर्सेज करें, और हम मतलब एक इंडिविजुअल बंदा फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम वो ट्रैक्टर नहीं परचेज कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि अगर हम 30 फार्मर्स इकट्ठे आ जाते हैं और पूल इन करते हैं रिसोर्सेज, देन वी विल बी एबल टू परचेज अ सिंगल ट्रैक्टर, और उससे हम ये है कि 30 लोगों फ़ायदा उठा सकेंगे, बजाय इसके कि हम एक ट्रैक्टर लें और उसको रेंट पे लेके आएं, और फिर आगे मतलब उसका रेंट दें, और इस तरह के मामला था। ठीक है, तो ये इंडो पाक में हम देखेंगे 1912 से ऑनवर्ड ये कैसे स्टार्ट हुआ। आज भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है जो 1925 में बना था, वो विद अमेंडेड फॉर्म्स आज भी एग्जिस्ट करता है। उसमें जब पार्टीशन हुई है तो उसके बाद अकॉर्डिंगली उसमें अमेंडमेंट, नेसेसरी अमेंडमेंट्स करके लेटेस्ट अमेंडमेंट अभी 2-3 साल पहले हुई है, लेकिन अभी भी वो एक्ट इन प्लेस है। मैं रिपीट करता हूँ कि मैं जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह आपको एंड पे रिस्पॉन्ड करता हूँ वंस मैं आपको ओवरव्यू अगर दे सकूँ इनिशियली। ठीक हो गया। इसमें कोऑपरेटिव जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसमें कोऑपरेटिव एक्ट है, कोऑपरेटिव रूल्स हैं। दीज आर टू बेसिक
जो ये हमारे पास कह लें कि एक्ट और रूल्स एक ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें से वो मेजर पोर्शन पूछता है एग्जामिनर। वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो वन वे और द अदर उसको पूछ सकता है, वो रेलिवेंट सेक्शन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन एक सेक्शन है 54 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। वो उसके बारे में पूछ सकता है वन वे और द अदर। वो पूछ सकता है कि सेक्शन 54 टॉक्स अबाउट, फॉर एग्जांपल चार ऑप्शंस देगा, उसमें से हमें वन वन हैव टू चूज, वी हैव टू चूज वन। या वो उसकी वर्डिंग दे के अदर वे राउंड पूछ सकता है कि ये किस सेक्शन में इनुमरेट हुआ है। तो इस तरह का एग्जाम है। इसमें जो मैं अगर आपको दो तीन क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वो बता दूं, तो वो फादर ऑफ कोऑपरेटिव्स पूछता है, हु इज फादर ऑफ कोऑपरेटिव्स, व्हाट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन वो क्या चीज़ है, उसका हेडक्वार्टर किधर है। नॉट नेसेसरीली कि वो रिपीट करे, लेकिन इसके अराउंड हम तैयारी करेंगे कि हम सारे पोर्शन उसके कवर कर सकें, वो एंटिसिपेट कर सकें कि वो किस किस तरह के पोर्शन या क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह कोऑपरेटिव जो रूल्स हैं 1927 के, जो आज भी इन प्लेस हैं, वो उनके बारे में भी पूछ सकता है। इसी तरह वो इस पोर्शन में से टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पूछ सकता है, जो कि एक्ट में लिखी हैं कि ये पांच तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। अगर आज हम देखें, आज के दौर में बात करें, तो जो ओवरऑल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो रिलाई कर गया है इस पे, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे। लेकिन इसका ओरिजिनेट जो मैंने बताया वो एग्रीकल्चर से हुआ था। तो इस तरह एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज वन टाइप ऑफ सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अदर। इसी तरह एजुकेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिसमें अगर बड़ा नाम मैं वैसे आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो सोहराब ग्रुप एक होता था पाकिस्तान में, वो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक एग्जांपल है। इसी तरह बड़ी सक्सेसफुल मॉडल सियालकोट में अभी भी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो ये हम कवर करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हैं, वो बाज़ दफ़ा डेफिनेशन पूछ लेता है कि ये कौन सी टाइप ऑफ कॉपरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी की कौन सी टाइप है। तो इस तरह है। इसके अलावा रूल्स में भी अगर हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करें, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एक ओवरऑल डॉक्यूमेंट होता है जिसको सपोर्ट करने के लिए हमें एक्ट से नीचे एक रूल्स आते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान एक ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बाद में नीचे सपोर्ट करती हैं पॉलिसीज मुख्तलिफ बनी होती हैं, एक्ट्स बने होते हैं, फिर एक्ट से नीचे रूल्स हैं। ठीक है, रूल से नीचे रेगुलेशंस है। तो ये ओवरऑल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। तो जो चीज़ें एक्ट में ब्रॉडली डिफाइन की गई हैं उनको फर्दर उनकी डिटेल रूल्स में हमें मिलती है, जो कि हम गो थ्रू करेंगे। इसमें हम जो सोर्स है वो मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं। हम आपको अपने जो हैं कस्टमाइज नोट्स वो प्रोवाइड करेंगे इन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपको हेल्पफुल होगा। और कोऑपरेटिव टुडे में वो जो सेकंड पोर्शन है, जो कोऑपरेटिव टुडे है, उसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें वो ओवरऑल करंट जो रिजीम है उसके बारे में पूछ सकता है कि करंटली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हिरारकी कैसी है, ऑर्गेनोग्राम क्या है, वो हम पढ़ेंगे। उसमें हर जो हिरारकी में ऑफिसर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, ये हम पढ़ेंगे। ये चीज़ें वो हैं जो वो एग्ज़ाम में पूछता है। इसके हम डेडिकेटेड नोट्स आपको जो कस्टमाइज हैं, जो हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं, वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। वन मोर थिंग कि हम इसमें ऐसे नहीं, ऑल्दो इट इज़ एन एमसीक्यू एग्जाम, लेकिन नॉन नेसेसरीली हम उसमें एमसीक्यूज, आई विल शेयर सम एमसीक्यूज, लेकिन हम एक इसको एज ए डिस्कशन करेंगे। आप उस पे क्वेश्चंस, मैं आई कैन इनवाइट क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल। ठीक है। जो आपने ये क्वेश्चन एक पूछा है कि इसमें कोई बुक और इंटरनेट है, मिस आयशा ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें बिल्कुल मार्केट में बुक अवेलेबल है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम से।
तो अगर हमने मतलब जिस तरह के ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इससे हम अगर आपको उससे बेहतर नोट्स प्रोवाइड कर सकेंगे, वो बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में है। लेकिन अगर आप टू द पॉइंट और स्मार्ट स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मोर और लेस अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तो आपको एक्ट को समझने में और उसको याद करने में आसानी होगी। अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें लेके चलेंगे कि 1912 में क्या चीज़ हुई, एक ट्रेडमार्क है, 1830, 18 जो 34 है, इट इज़ कंसिडर्ड एज बेंचमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। फिर 1895 एक बेंचमार्क है। 1834 में एक रोकडेल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम रियलाइज किया लोगों ने, इफ आई रिकॉल करेक्टली, स्कॉटलैंड में ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था 1834 में। तो उन्होंने जो है ये फार्मर्स का कंसेप्ट उधर से आया, उन्होंने मुख्तलिफ फार्मर्स मिले, उन्होंने पूल इन किए रिसोर्सेज और अपने आप को जो ये सूद वाले चक्कर से बचाते हुए अब एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हुए, और उससे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। एटीन इसी तरह 1895 एक बेंचमार्क है। उसमें क्या हुआ, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन इस्टेब्लिश हुई, और लोगों ने इंटरनेशनली इसको रिकग्नाइज करना शुरू किया कि कोऑपरेटिव भी कोई चीज़ है, कोऑपरेटिव मूवमेंट भी कोई चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं फर्दर आपको गाइड करूं कि 1912 में 12 में क्या हुआ, एक बेंचमार्क है कि इंडो पाक में इसको रियलाइज़ किया गया कि कोऑपरेशन की इधर भी ज़रूरत है, कोऑपरेटिव मूवमेंट की ज़रूरत है, और लोगों को मिल के काम करने की ज़रूरत है। 1912 है। फिर 1925 है, जैसे मैंने बताया, एक्ट आया फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर 1927 है। 1927 के बाद अगर कोई है तो पार्टीशन के बाद जो इसमें चीज़ें आई वो हैं। और लास्टली इसमें इवन टुडे इंडिया में भी कोऑपरेटिव, इंडिया में भी जो है अभी भी वही एक्ट जो है जो मैंने बताया, पाकिस्तान में भी विद टाइम विद सर्टेन अमेंडमेंट जो कि नेसेसरी होती है ओवर टाइम, आज भी इंटैक्ट है, इंडिया में भी इंटैक्ट है। कोऑपरेटिव एज ए सब्जेक्ट ओवरऑल दुनिया में पढ़ाया जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में ये एज ए सब्जेक्ट ट्रीट होता है, जिसमें फुल मास्टर्स पीएचडी तक अवेलेबल हैं कोर्सेज। ठीक है। तो इस तरह हम टाइम लाइन के साथ पढ़ेंगे और एक्ट को देखेंगे। एक्ट ये होता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो उस पर इतनी कंसंट्रेशन के साथ नहीं जाते। लेकिन मैंने पहले भी बता चुका कि ये आपको दिस वेरी पेपर वुड बी वेरी हेल्पफुल इन सिक्योरिंग योर सीट। ठीक है। जैसे मैंने बताया, हमारी दफ़ा इतने 10 सीट्स थी, इतनों ने अप्लाई किया, 196 जो हैं वो क्लियर कर पाए, और उसके बाद 10 लोगों की सिलेक्शन होना एक एक जर्नी है ओवरऑल। ठीक है। और उसमें दिस वेरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हेल्प मी अलॉट एंड माई कोलीग्स एज वेल। इसमें किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सैलरी और पर्क्स वगैरह, BA 17 की मैंने बताया कि ये सीट है। इसको हम गेस्टेड सीट कहते हैं, और इसकी सैलरी जो है आपकी अराउंड 85K to 100K के दरमियान में है इसकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी। और ये डिपेंड करता है कि आपको इसमें, बल्कि सैलरी के अलावा अलाउंसेस हैं। एक फंड होता है जिसमें से असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास होता है। और इसकी अगर पोस्टिंग के बारे में मैं बताऊं कि ये पोस्टिंग इधर किधर किधर अवेलेबल है। लाहौर में इसकी पोस्टिंग है। हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट होता है इन अ पर्टिकुलर तहसील, सेम गोज फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार एज वेल। वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है, और उसके पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर्स होती हैं, और वो अपने तहसील लेवल पे जो रिकवरी होती है वो गवर्नमेंट को जमा करवाता है। इसमें ओवरऑल जो पर्क्स हैं वो डिपेंडिंग अपॉन योर सीट, गाड़ी भी अवेलेबल होती है, कुछ सीटों पे बड़ी अच्छी गाड़ियां भी अवेलेबल हैं। सैलरी पैकेज अच्छा है, और मैंने बताया BA 17 की सीट है।
इसमें ये है कि बाज़ लोग इसमें कोई हेड ऑफिस में रहना पसंद करता है, कोई फील्ड में जाना पसंद करता है। ये तो प्रिरोगेटिव होता है डिपार्टमेंट का कि वो किधर उनको पोस्ट करता है। तो ओवरऑल ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कैसी सीट है, मैंने बताया कि ये एक अच्छी गेजेटेड सीट 17 की सीट है। एक रिकग्निशन है आपकी ओवरऑल सोसाइटी में, आपका लाइजोन रहता है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और बाकी और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ। वन मोर थिंग कि इसमें जो अम, एक बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, अ, वो भी जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं या बाकी लोग हैं, उनको लोन प्रोवाइड करता है और वो लोन सैंक्शन थ्रू असिस्टेंट रजिस्ट्रार करता है। अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार BS 17 है। इससे ऊपर हिरार्की में सर्कल रजिस्ट्रार होता है जो BS 18 का होता है ऑफिसर। सर्कल रजिस्ट्रार से डेप्टी रजिस्ट्रार ऊपर होता है, और डेप्टी रजिस्ट्रार से ऊपर ज्वाइंट रजिस्ट्रार है जो BS 19 की सीट है। हर हर हिरारकी में मतलब हर ऑफिसर की अपनी डिफाइंड ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और ऑल जॉइंट रजिस्ट्रार्स आर रिपोर्टिंग टू रजिस्ट्रार, जो BS 20 का हो सकता है, 21 का भी बाज दफ़ा ऑफिसर लग जाता है। तो मैक्सिमम प्रमोशन इसमें रहते हुए BS 20 तक है। एंड इट इज़ रेगुलर सीट BS 17 में, रेगुलर अपॉइंटमेंट फर्स्ट डे जब आपके ऑर्डर्स होंगे। एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन होगा कि ये BS 17 की रेगुलर सीट है और आपके ऑर्डर्स भी एज ए रेगुलर होंगे। कलेक्टर जो सवाल पूछा गया कि कलेक्टर किस चीज़ का होता है। कलेक्टर होता है हु कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम द पीपल फॉर द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एक्सचेकर में जमा करवाता है। ठीक है। अब कलेक्टर जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी कलेक्टर होता है। वो अपनी तहसील के जो भी लैंड के एरियाज हैं और बाकी हैं वो जमा करवाते हैं। इसी तरह असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो जुरिस्डिक्शन है, जो उसके जुरिस्डिक्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर हुई हुई हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उनकी टाइप क्या है, वो एग्रीकल्चर हैं, वो हाउसिंग हैं, या कोई और टाइप इंडस्ट्रियल है, तो वो उनसे जो है, जो उनके एरियर्स हैं वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा करवाता है। गाड़ी या इस तरह की जो पर्क्स हैं, ये मैंने बताया कि ये एट सम स्टेशंस दे रहा, ये वाली फैसिलिटीज़ हैं। रेजिडेंस की भी फैसिलिटीज़ हैं, कुछ में नहीं है। जैसे अर्बन सेंटर्स हैं उधर, इस तरह जैसे मेजर लाहौर है, उधर आपको हाउसिंग फैसिलिटी ऐसे तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसका अलाउंस दिया जाएगा। और आपको गाड़ी की फैसिलिटी भी मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर जो आपकी पोजीशन क्या है। बाकी इसमें जो सीक्वेंस ऑफ एग्ज़ाम होता है वो ये ऐसे ही है कि इंग्लिश प्रेसी का एग्ज़ाम फर्स्ट डे होगा, और ये प्रैक्टिस ऐसे ही होती है कि दो पेपर होते हैं वन डे में। तो इंग्लिश एंड उर्दू ये एक दिन पेपर होंगे जो कि रिटन एग्ज़ाम, जिसको हम एक्सटेंसिव या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम कहेंगे, जिस पे ऑलरेडी सर अदनान और सर अहमद आपको बता चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड डे होगा उसमें एक आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा जो कि MCQ टाइप होगा। एंड सेकंड वुड बी द कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव टुडे, या कोऑपरेटिव का एग्जाम होगा जो जो कि MCQ बेस होगा, और ये भी 100 मार्क्स का होगा। मैं रिपीट करता हूँ कि ये एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग जैसे जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम में होती है, इसमें भी होगी इस पर्टिकुलर पेपर में। और इसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि लास्ट टाइम 80+ भी मार्क्स लिए हैं। अ, इसमें 80+ भी मार्क्स लिए हैं। तो ये मैंने फिर बताऊंगा कि जो हमारी दफ़ा टॉपर था उसके भी 82 थे, मैंने बताया मेरी थर्ड पोजीशन थी। और जो हमारा टॉपर था, मेरे इसमें 75+ थे, उनके 82 थे मार्क्स। तो दिस वेरी पेपर इज़ वेरी पिविटल, वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कोरिंग गुड मार्क्स एंड ओवरऑल गेटिंग एजुकेशन।
इसमें जब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब तक एक्सपेक्टेड हैं? एग्ज़ाम जो है, ये तो प्रोरॉगेटिव वैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आ गई है। वो दे आर एक्सपेक्टेड कि वो बाय द एंड ऑफ मई इसको ले लेंगे। ये जो एग्ज़ाम है ये वाला। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन है, कितने टाइम में तैयारी की थी? मैंने इसको जो है कोई डेडिकेटेडली मैंने इसको मेरा ख्याल है कि 3 से 4 हफ्ते दिए थे ओवरऑल को। और फिर मैं कहूँगा आई फोकस्ड ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर पेपर, क्योंकि जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं लाजमी बात है कि आप लोग यू आर नॉट सोलली रिलाइंग ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर सीट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यू विल बी अप्लाइंग फॉर अदर सीट्स एज वेल। तो आप लोगों की जनरल नॉलेज के पेपर की तैयारी हो सकती है। ठीक है। आप लोगों की इंग्लिश ऐसे की या इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर की तैयारी हो सकती है। आप लोगों की उर्दू की कुछ तैयारी इन प्रोसेस होगी। कुछ आप लोगों को ये जो हमारे और मेंटोर्स हैं वो उसमें इम्प्रूव करवाएंगे आपको, आपकी जब करेक्शंस करवाएंगे, आप लोगों को कोचिंग करेंगे, वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन दिस वेरी पर्टिकुलर एग्ज़ाम, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, इट इज़ नॉट जेनेरिक इन नेचर। इसमें कोर्स डिफाइन है, टेक्निकल कुछ मैं कहूँगा इसमें पोर्शन है, और इसमें आपको कुछ टाइम देना होगा। तो अगर आप हमारे साथ सेशन में चलेंगे इंशाल्लाह, तो आपको मैं जिस तरह हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ाऊंगा इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स इंशाल्लाह। बाकी ये जो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम में मैं पहले बताया कि इसके हम आपको कस्टमाइज नोट्स देंगे। वैसे मार्केट में इसकी बुक्स अवेलेबल हैं इसी नाम से, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम से। कोई पूछा जनरल नॉलेज के पेपर में मैथ है कि नहीं है? ऑल्दो इट्स नॉट माई माई एरिया, लेकिन चलें जस्ट टू फैसिलिटेट यू कि उसमें आपका मैथ का पोर्शन भी होता है, मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में। कहना पीएमएस एस्पायरेंट अप्लाई फॉर दिस जॉब, यस वेरी मच। क्योंकि इससे एक तो ना सिर्फ आपकी प्रेपरेशन, प्री प्रेपरेशन आप कह लेंगे, अगर किसी ने पीएमएस एग्जाम में अपीयर होना है तो वो एज ए प्रेपरेशन इसमें अपीयर हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एफर्ट आप किसी भी चीज़ की करें, किसी भी एग्जाम की करें, वो होल हार्टेडली हो। ये ना हो कि जैसे आप बैठ रहे हैं कि भाई मैंने अपना एवेल्युएशन करनी है। आप गोल डिफाइन करें कि मैंने ये सीट लेनी है, और फिर उसकी तैयारी करें। ठीक है। अ, बाकी देखें, पंजाब अगर देखें, पंजाब ओवरऑल पंजाब में जो मैक्सिमम तो सीट है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वी द मेंटोर्स आर पार्ट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर सर्विस। लेकिन अगर ये वो तो एपिटोम है ना, मैक्सिमम है। BA 17 है हमारी भी, और दिस वेरी पर्टिकुलर सीट इज ऑल्सो BA 17। ठीक है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ PMS एग्जाम, यू शुड अपीयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। लेकिन उसमें देखें ना, हर किसी की इस पेपर की, जब आप PMS तैयार कर रहे हों, आपके और सब्जेक्ट्स हैं, कोऑपरेटिव तो आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए आपको कोऑपरेटिव के लिए असिस्टेंट रिक्वायर होगी। तो उसके लिए मैंने, जैसे किसी ने पूछा था कितना टाइम फ्रेम आप समझते हैं हो, तो मैंने कहा 3 से 4 हफ्ते होने चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकें और उसको रिप्रोड्यूस अच्छा कर सकें इन द एग्जाम। विच बुक इज अकॉर्डिंग, देखें बुक्स तो मल्टीपल हैं, आप कोई पढ़ना चाहें आपको इंग्लिश ऑथर्स की मिल जाएंगी, यूरोपियन ऑथर्स की मिल जाएंगी जो इस पे काम करते रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड है? क्या हमने लिटरेचर पढ़ना है? क्या हमने मतलब कोऑपरेटिव में PhD करनी है, या हमने मास्टर्स करना है, बैचलर्स करना है? नहीं, हमने इस एग्जाम को सामने रख के तैयारी करनी है। हमारा टारगेट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है। और उसके लिए हमें क्या, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए? मेरा ख्याल है
बुक्स आर नॉट मेंट फॉर द एग्जाम्स। बुक्स आपके आपको लिटरेचर देते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, लेकिन वो काफी एक्सटेंसिव है कि अनटिल अनलेस वो बुक्स पढ़ें और आप उसमें से नोट्स निकालें। तो आप लोगों के लिए ये काम हमारी टीम ने किया हुआ है कि फ्रॉम अ बल्क ऑफ रिसोर्सेज सोर्सेज हमने उधर से आपके लिए डाटा कलेक्ट किया है और उसको कंसोलिडेट किया है इन अ मैनर कि वो आप लोगों को हेल्पफुल हो सके इन द एग्जाम टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ये जो पेपर है मैंने बताया कि ये 2 दिन में ये एग्जाम वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है। एक दिन में 2 पेपर होंगे और अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे 2 पेपर होंगे। आपके टोटल 4 पेपर हो जाएंगे वंस यू क्वालिफाई फॉर द रिटर्न। इसमें भी ऐसे ही है। इसमें बाद सीट्स आपने अप्लाई की होंगी जो BS 16 की होती हैं, बाद 17 की होती हैं, जिसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC कैसे क्या करता है, वो 1:5 में, या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1:3 में लोगों को बुलाता है, फिर मेरिट डिसाइड होता है। इसमें एक चीज़ ये है कि आप लोगों का मिनिमम बेंच मार्क है 40% मार्क्स इन एवरी पर्टिकुलर एग्जाम, एवरी इंडिविजुअल एग्जाम, और कलेक्टिवली आपको 50% लेने हैं। तो यू कैन क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो आप लोगों को इसमें ये एक एडवांटेज है कि आप लोगों का मिनिमम आपने 40 लेने हैं, लेकिन आपका जो एग्रीगेट है वो 50% एंड अबव होना चाहिए। 400 मार्क्स का ये ओवरऑल एग्जाम है। मिनिमम आपका 201 नंबर होना चाहिए इन मिनिमम इन ओवरऑल दीज 4 सब्जेक्ट्स टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। उसके बाद इसका भी साइकोलॉजिकल भी वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं आफ्टर रिटर्न, और फिर साइकोलॉजिकल के बाद इंटरव्यू के भी इसके 200 मार्क्स हैं। तो ओवरऑल ये 600 मार्क्स में से आपके एलोकेशन होनी है, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। अ, अगर कोई आप में से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे, ही मे आस्क, ही और शी मे आस्क। एलोकेशन के लिए देखिए, इसमें ना मैं पहले भी बताया है और रिपीट करूंगा। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे इंटरव्यू में आउट ऑफ 200 आई स्कोर्ड 164, और रिटर्न में आई स्कोर्ड 250+। ठीक है। अ, तो ओवरऑल इस तरह आपका एग्रीगेट बनता है, अच्छा बन जाता है और आप सिलेक्ट हो सकते हैं। मैंने मिनिमम बेंचमार्क आपको बता दिया, लेकिन यू मस्ट, एवरी वन ऑफ यू मस्ट आई फॉर दैट पर्टिकुलर सीट विच इज असिस्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है। ये जो है, जो मैं अपना मैक्सिमम मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं, ये मैंने बताया कि जो हमारा, अगर आप लोग सेशन ज्वाइन करते हैं तो हमारी टीम ने डेडिकेटेड नोट्स, जो कस्टमाइज नोट्स जिसको मैंने बारहा कहा, वो बनाए हैं जो कि आपको डायरेक्ट हेल्पफुल होंगे फॉर योर एग्जाम। के एफर्ट आपने करनी है, हम आपको गाइड करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको फैसिलिटेट करेंगे इन गेटिंग गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम। सेशन कितने का होगा? आई विल ट्राई टू कवर माई पोर्शन ऑफ द सिलेबस इन नॉट मोर देन 4 लेक्चर्स। इसके लिए मुझे सिर्फ 4 लेक्चर्स रिक्वायर होंगे, जिसमें मैं आपको ओवरऑल सिलेबस कवर कर दूंगा। और अगर कोई फर्दर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई असिस्टेंस रिक्वायर होगी तो वी कैन अरेंज एक्स्ट्रा लेक्चर एज वेल। लेकिन आई बिलीव कि हम हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट विच इज़ वन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस, उसको हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, एंड कोऑपरेटिव टुडे को 2 लेक्चर्स में कवर कर सकेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है वो क्या है? बेसिकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज
once he or she is working as assistant registrar in a particular तहसील, तो मैंने बताया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या तहसील कलेक्टर ऑफिसर जो है वो काम कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑपरेट करती हैं, उसके लिए वो उनकी टाइप मुख्तलिफ हो सकती है, या वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं, या वो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं, एजुकेशन की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं, या वो फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं। एक तो उनकी रजिस्ट्रेशन, कोई नई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करने आ सकती है, कोई अप्लाई कर सकती है, तो उसके लिए अ, वो किधर आएगी, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑफिस में आएगी, उधर आके एप्लीकेशन सबमिट करवाएगी। वन ऑफ द जॉब ये है। फिर आर्बिट्रेशन है, मुख्तलिफ सोसाइटीज में मुख्तलिफ विद इन द मेंबर्स। देखे ना, एक फैमिली में मेंबर्स हैं, उनकी आपस में कोई ना कोई बात पे कोई टसल हो जाती है। इसी तरह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, मिनिमम बेंचमार्क भी है, वो भी हम जब एक्ट पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि कितनी मेंबर हों तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो सकती है। उसमें कोई कंफ्लिक्ट आ गया है आपस में, तो उसको आर्बिट्रेशन के तहत जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है वो उसको सॉल्व करेगा। इसी तरह असिस्टेंट रजिस्ट्रार की कोर्ट होती है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की कोर्ट होती है, इसी तरह इसकी इनकी भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी कोर्ट होती है, जिसमें कोर्ट केसेस आते हैं। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ लैंड के मैटर होते हैं, कुछ रिकवरीज के मैटर होते हैं, वो फाइल करते हैं आपकी कोर्ट में। उसमें आप डिसीजन देते हैं। इवन एट टाइम्स आपके पास जुडिशियल पावर्स हैं। आप कोई भी डिफॉल्टर है, कोई लोन किसी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लिया, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोन लिया और वो वापस नहीं किया, तो आप उस अगेंस्ट जुडिशियल पावर यूज कर सकते हैं, पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेसी यूज कर सकते हैं, उनको अरेस्ट भी करवा सकते हैं। और ऐसा ऑर्डर जो आपने किसी के अगेंस्ट किया यूजिंग योर पावर ऑफ मजिस्ट्रेसी, उसको कोई कोर्ट भी अनटिल अनलेस यू आप आपकी कोर्ट में ही दोबारा आए या आपकी सीनियर कोर्ट में, उसको कोई और कोर्ट में वो चैलेंज नहीं हो सकता। तो ये दीज आर द सम ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बाकी उसका एक वन ऑफ द फोकस इज आल्सो लाइजन एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एज वेल एज लाइन डिपार्टमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एक ये भी होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो कलेक्टर की पावर सिर्फ एसी की होती है, ऐसा नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर के पास कलेक्टर की पावर है, उसकी जुरिस्डिक्शन में जो लैंड आती हैं उनके वो एरियर्स वो कलेक्ट करता है। सिमिलरली असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो सोसाइटीज उसके पास रजिस्टर्ड हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन में आती हैं, उसकी रिकवरी असिस्टेंट रजिस्ट्रार करता है। तो वाइल अज्यूमिंग ड्यूटी एज कलेक्टर वो ये परफॉर्म कर रहा होता है वंस ही इज रिकवरिंग द एरियाज और अदर मैटर्स ऑफ द सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर हिज और हर जुरिस्डिक्शन। हमारा जो लेक्चर है वो एक एक घंटे का होगा, और इंशाल्लाह हम उसमें बेहतर कवर कर लेंगे, क्योंकि मेजर पोर्शन उसने जो 2020 वाला एग्ज़ाम था उसमें उसने हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट को ज़्यादा पोर्शन को टच किया, और जो 2022 का एग्ज़ाम था उसमें उसने जो सेकंड पोर्शन है विच इज़ कोऑपरेटिव टुडे उसको टच किया। तो हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि हम दोनों पोर्शंस को इक्वल वेटेज दे के इंशाल्लाह आप लोगों की प्रेपरेशन में हेल्पफुल होंगे। इफ एनीवन हैज मोर क्वेश्चन ही और शी मे आस्क। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वेरी पर्टिकुलर पोर्शन है उसका पास पेपर तो मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। हमने कुछ वो एग्जाम को रिप्रोड्यूस किया हुआ है जो कि हम आप लोगों से शेयर करेंगे ओवर द टाइम, जो कि आपको हेल्पफुल होगा। एज सच मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम, क्यों मैंने पहले बताया कि ये
जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम तो है नहीं कि जो कि मतलब मार्केट में वो अवेलेबल हो जाता है। कॉपरेटिव्स का एग्ज़ाम जो है वो अ, हमारी टीम ने और 2-3 सालों के रिप्रोड्यूस किए हुए हैं, वो हम आपको शेयर कर सकेंगे। ये जो रिटर्न बेस नहीं है, ये एमसीक्यूज टाइप है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। बिल्कुल हम इसमें इजीली एलोकेशन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स इन द सब्जेक्टिव पोर्शन। जो ये है कि इंडिविजुअल कोई पढ़ना चाहे तो आपको यू नीड टू कांटेक्ट आवर टीम। आप हमारी टीम से राब्ता कर लें, वो आपको इसमें गाइड कर देंगे। आई वॉज PMS aspirant once. Alhamdulillah, now I am PMS officer, और I was selected as PMS officer in batch 11। फजल रहमान, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू मे राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। क्या मुझे लिटरली कि जब मुझे, क्योंकि आपको एग्जाम में यही क्लियर होता है कि आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है, आपको नंबर तो कोई नहीं बताता उस टाइम पे। ठीक है,